Hello everyone. Now this is the time to continue our topic plant breeding for improved food quality, and this topic is from chapter 9, means strategy for enhancement in food production, and this is the syllabus and chapter for class 12th students. So let us start it. Plant breeding for improved food quality. देखिए, poor people cannot buy enough fruits, vegetables, legumes, fish, meat, etc. They suffer from deficiency diseases, also known as hidden hunger. देखिए, गरीब लोग कैन नॉट बाई इनफ फ्रूट्स, जो गरीब लोग होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां, लेग्यूम, मछली, मीट, ये सब चीज़ें वगैरह नहीं खरीद सकते, तो इसीलिए दे सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस, और इसी के लिए वो लोग कुछ ऐसी डेफिशिएंसी डिजीजेस से पीड़ित रहते हैं, उससे सफ़र करते हैं, जिनको उन डेफिशिएंसी डिजीजेस को हम हिडन हंगर भी कहते हैं. ठीक है, यानी छुपी हुई भूख. छुपी हुई भूख मतलब जिसकी शरीर को ज़रूरत है लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है ना. तो इसी वजह से आप जानते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीजेस किसी भी मिनरल की, किसी भी विटामिन की जब शरीर में कमी होने लगती है लगातार काफ़ी लंबे समय से, तो उसकी कमी की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज जनरेट हो जाती हैं. ओके, तो इसलिए जो गरीब लोग हैं जिनको भरपूर पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां, मीट और ये सब नहीं मिल पाते हैं खरीदने, फिश वगैरह, तो उनके अंदर इस प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी की वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं, और उन डेफिशिएंसी डिजीजेस को हम हिडन हंगर भी कहते हैं. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स with higher levels of vitamins and minerals or proteins and healthier fats is called biofortification. देखिए, breeding of crops with higher levels of vitamins and minerals or proteins and healthier fats is called biofortification. Biofortification का मतलब है कि हम इस प्रकार की क्रॉप्स की ब्रीडिंग कराएं जिनमें विटामिन्स के, मिनरल्स के, प्रोटीन्स के या फैट्स के काफ़ी हायर लेवल्स पाए जाते हों. यानी हाई लेवल की प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स की क्रॉप्स की ब्रीडिंग को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं. ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटीज इन्वॉल्व इम्प्रूविंग. अब इन क्रॉप्स की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं इनको इंक्रीज करने के जो उद्देश्य हैं उनमें निम्नलिखित जो पॉइंट्स हैं वो शामिल होते हैं. ठीक है, यानी इन फसलों की, इन क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उसमें नीचे वाली चीज़ें, निम्न चीज़ें शामिल हैं. प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी. पहले तो उसमें प्रोटीन की कंटेंट, प्रोटीन की मात्रा और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है. सेकंड, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी. उसके अंदर ऑयल की कंटेंट की क्वालिटी भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है. देन विटामिन कंटेंट, विटामिन कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल कंटेंट्स की भी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना. तो ये सारे उद्देश्य शामिल होते हैं. इन सब कंटेंट्स को, प्रोटीन, ऑयल, विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल एट्सेट्रा को इन्हांस करना, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और तभी उन क्रॉप्स की, उन क्रॉप प्लांट्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ को हम इंक्रीज कर सकते हैं. राइट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. सम क्रॉप वेराइटीज विद इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज डेवलप्ड एंड रिलीज्ड इन इंडिया आर. अब कुछ ऐसी क्रॉप वेराइटीज़ जिनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ को बढ़ा दिया गया और डेवलप की गई हैं इंडिया में,
रिलीज़ की गई हैं इंडिया में वो कुछ इस प्रकार हैं। इन 2000 a maize hybrid was produced which had twice the amount of the amino acids lysine and tryptophan। साल 2000 में एक मक्का की हाइब्रिड को प्रोड्यूस किया गया जिसमें जो अमीनो एसिड्स थी लाइसिन और ट्रिप्टोफान नामक, इनकी मात्रा दोगुनी थी। ठीक है, तो वर्ष 2000 में एक मेज हाइब्रिड, एक मक्का की हाइब्रिड को प्रोड्यूस किया गया जिसमें अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी, अमीनो एसिड्स की जो मात्रा थी वो पहले के मुकाबले डबल थी, दोगुनी थी, और वो अमीनो एसिड्स जैसे लाइसिन और ट्रिप्टोफान उसमें मौजूद थे। इसी तरह ए वैरायटी ऑफ व्हीट एटलस 66, गेहूं की एक वैरायटी जिसका नाम है एटलस 66, हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट एंड is being used as donor for improving cultivated wheat। ये एटलस 66 में प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई मात्रा में, बहुत हाई अमाउंट में होता है और इसीलिए इसको कल्टिवेटेड व्हीट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एज ए डोनर प्लांट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एटलस 66 में प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई मात्रा में है, हाई क्वांटिटी में है। इसीलिए हम कल्टिवेटेड व्हीट प्लांट्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस एटलस 66 को एज डोनर भी यूज़ करते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज आयरन फोर्टिफाइड राइस कंटेन्स 5 times मोर आयरन एज कंपेयर टू अदर वेराइटीज़। दूसरी वेराइटीज़ के मुकाबले आयरन फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन की मात्रा कम से कम 5 गुनी ज़्यादा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स हैव बीन रिलीज्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली विच आर। अब नई दिल्ली में जो IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें कई वेजिटेबल क्रॉप्स को रिलीज़ किया गया है उसके द्वारा, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट्स, स्पिनच एंड पंपकिन। विटामिन ए से भरपूर गाजर और पंपकिन, कद्दू और शलजम, पालक। तो विटामिन ए से भरपूर गाजर, पालक और कद्दू ये डेवलप किए गए हैं IARI न्यू दिल्ली के द्वारा। फिर आयरन कैल्शियम एनरिच्ड वेराइटीज़ ऑफ बथुआ एंड स्पिनच, और बथुआ और पालक की आयरन और कैल्शियम से भरपूर वेराइटीज़। फिर विटामिन सी एनरिच्ड वेराइटी ऑफ टोमेटो, मस्टर्ड, बथुआ, बिटर गॉड, और विटामिन सी से भरपूर टमाटर, सरसों, बथुआ और करेला आदि की वेराइटीज़। देन प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स सच एज फ्रेंच बीन्स और ब्रॉड बीन्स एंड लैब बीन्स। तो फ्रेंच बीन्स, लैब बीन्स और ब्रॉड बीन्स जैसी प्रोटीन से भरपूर वेराइटीज़ को ये IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने रिलीज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्लांट ब्रीडिंग हैज़ हेल्प्ड इन एनहांसिंग फूड प्रोडक्शन, और प्लांट ब्रीडिंग्स की वजह से फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिली है। तो देखा आपने प्लांट ब्रीडिंग किस तरीके से हमारे लिए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग फील्ड्स में किस तरीके से हेल्पफुल है और कितना इसने हमें हेल्प की है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में, राइट। So guys, our next topic is green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स हरित क्रांति, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन अकर्ड इन 1960s एंड हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द फूड। भोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में इसने बहुत सहायता की है, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में हुआ था। Several
high yielding varieties of wheat and rice were obtained by plant breeding techniques, which led to such tremendous increase in the food production in India, which could meet the need at national level and also for export. This era was referred to as Green Revolution. 1960 के एरा में 1960 के दशकों में सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल की कई अच्छी पैदावार देने वाली जो वेराइटीज़ हैं उनको प्राप्त किया गया बाई प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के द्वारा, विच लेड टू सच ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, और जिनके कारण भारत में भोजन के उत्पादन में, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई, बहुत अच्छी वृद्धि हुई, विच कुड मीट द नीड एट नेशनल लेवल एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट। और इतना ही नहीं कि ये जो फूड प्रोडक्शन की इंक्रीज हुई, ये राष्ट्रीय स्तर पर भरपूर सहायता करने वाली, भरपूर ज़रूरतों को पूरा करने वाली थी, बल्कि एक्सपोर्ट भी हम इसको कर सकते थे। तो इस एरा को कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये एरा, ये समय, ये युग ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति युग कहलाता है। इसमें फूड प्रोडक्शन को प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के मदद से इस हद तक बढ़ा लिया गया कि न केवल हमारे राष्ट्र के सभी सदस्यों की, राष्ट्र भर के सभी देशवासियों की ज़रूरतें पूरी हो सकी, बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट करने के भी लायक हो सके, राइट। और आप जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो MS स्वामीनाथन है, इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनको फाउंडर बोला जाता है, फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मिस्टर MS स्वामीनाथन। नाउ थर्ड पॉइंट इज ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सम क्रॉप प्लांट्स, यानी ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सम क्रॉप प्लांट्स, कुछ क्रॉप प्लांट्स के प्रोडक्शन के बढ़ाने में क्या ट्रेंड्स हैं। पहले इसमें बात करेंगे वीट की। नॉर्मन E. बोरलॉग डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ वीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज को सबसे पहले नॉर्मन E. बोरलॉग ने डेवलप किया। देन wheat production increased from 11 million tons in 1960 to 75 million tons in 2000, और वर्ष 2000 में गेहूं का प्रोडक्शन 11 मिलियन टन से बढ़ के 75 मिलियन टन यानी 75 मिलियन टन तक पहुंच गया। नेक्स्ट इज दिस इंक्रीज इन यील्ड occurred due to the cultivation of मैक्सिकन सेमी ड्वार्फ वैरायटी, और मैक्सिकन सेमी ड्वार्फ वैरायटी के कल्टीवेशन की वजह से ये 11 मिलियन टन से 75 यानी 75 मिलियन टन तक की जो यील्ड की इंक्रीज हुई, ये संभव हो पाई। ओके, देन सोनालिका एंड कल्याण सोना, सोनालिका और कल्याण सोना वर द सेलेक्टेड सेमी ड्वार्फ वैराइटीज which were cultivated in India for high yield and disease resistance। तो सोनालिका और कल्याण सोना नामक गेहूं की जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ थी, इनको सेलेक्ट किया गया, इनको चुना गया और भारत में इनको उगाया गया, इनको कल्टीवेशन किया गया फॉर हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस, एक अच्छी उपज, एक अच्छी पैदावार के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, राइट। तो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए और हाई यील्ड के लिए इंडिया में कल्याण सोना और सोनालिका जैसी सेमी ड्वार्फ वैराइटीज़ को, वीट की सेमी ड्वार्फ वैराइटीज़ को सेलेक्ट किया गया और कल्टीवेट किया गया। अब बात करते हैं अपने अगली फसल राइस के बारे में। राइस प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 35 मिलियन टन्स टू
35 million tons in 1966 to 89.5 million tons in 2000। तो गेहूं की फसल की पैदावार जो 1966 में 35 मिलियन टन थी, वो वर्ष 2000 में 89.5 मिलियन टन तक बढ़ गई। सेमी ड्वार्फ वेराइटीज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम IR8 एंड ताइचुंग नेटिव 1। ताइचुंग नेटिव 1 और IR8 के द्वारा इनसे जो राइस की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज उत्पन्न की गई थी। देन दीज हाइब्रिड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966 इन इंडिया, और ये हाइब्रिड्स 1966 में ही भारत में इंट्रोड्यूस किए गए थे। देन लेटर बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज जया एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन इंडिया, और बाद में और अच्छी फसल और अच्छी उपज देने वाली सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ राइस, जिसमें जया और रत्ना ये वैरायटी शामिल थी, इनके नाम शामिल थे, इनको फिर बाद में इंडिया में डेवलप कर लिया गया। तो ये तो बात हुई राइस की। अब आते हैं शुगर केन की तरफ। शुगर केन यानी सैकरम बारबेरी। सैकरम बारबेरी वाज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया एंड वाज पुअर इन शुगर कंटेंट एंड यील्ड। सैकरम बारबेरी जो कि सबसे शुरुआती दौर में सबसे ओरिजिनली नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में उगाई जाती थी, इसमें शुगर कंटेंट बहुत कम होता था और इसकी उपज, इसकी पैदावार भी कमज़ोर होती थी। राइट। तो गन्ने की फसल में सैकरम बारबेरी वो वैरायटी थी या वो फसल थी गन्ने की जो उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनली उगाई जाती थी। शुरुआती दौर में इसको कल्टीवेट किया जाता था और इसके अंदर शुगर कंटेंट भी काफ़ी पुअर था और साथ ही साथ जो इसकी यील्ड थी, जो इसकी फसल की पैदावार थी, वो भी काफ़ी कमज़ोर थी। फिर इसके बाद सैकरम बारबेरी के बाद सैकरम ऑफिसिनेरम was grown in South India, had thick stem, higher sugar content, but did not grow well in North India। अब फिर उसके बाद साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में सैकरम ऑफिसिनेरम ये एक गन्ने की दूसरी वैरायटी ये उगाई जाती थी, जिसमें शुगर कंटेंट बहुत अच्छा था, इसका स्टेम बहुत मोटा होता था, लेकिन ये सैकरम ऑफिसिनेरम उत्तरी भारत में अच्छी तरह नहीं उगता था। उत्तरी भारत में इसकी अच्छी उपज, अच्छी पैदावार नहीं होती थी, जबकि साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में इस सैकरम ऑफिसिनेरम की अच्छी फसल, अच्छी उपज, अच्छी पैदावार होती थी, जिसका स्टेम भी मोटा था और इसमें शुगर कंटेंट भी काफ़ी अच्छा था। सो दीज टू स्पीसीज वर हाइब्रिडाइज्ड, तो इसलिए इन दोनों स्पीसीज को हाइब्रिडाइज किया गया एंड द हाइब्रिड combined the desired characters, और फिर इनके जो हाइब्रिड्स बने उनमें ये डिजायर्ड कैरेक्टर्स, ये एक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स शामिल हुए, उनमें पाए गए, जैसे कि हाई यील्ड, थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट एंड कुड ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। और फिर इसमें नॉर्थ इंडिया में अच्छी ग्रोथ हुई इसकी, इन हाइब्रिड्स की, उनकी यील्ड अच्छी थी, उनका स्टेम मोटा हुआ और उनके अंदर शुगर कंटेंट भी ज़्यादा हो गया। तो सैकरम ऑफिसिनेरम और सैकरम बारबेरी, इन दोनों की जो कैरेक्टर्स थे वो उन हाइब्रिड्स में शामिल हुए और हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स इस हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्राप्त होने लगे नॉर्थ इंडिया में भी। राइट। अब बात करते हैं अपनी अगली फसल मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स, hybrid plants of maize, jowar and bajra have been successfully developed in India। मक्का के, ज्वार के और बाजरा के, इन सब फसलों के हाइब्रिड प्लांट्स को इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुली, काफ़ी सफलतापूर्वक उगाया गया है, प्राप्त कर लिया गया है। द हाइब्रिड ब्रीडिंग हैड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ several
high yielding varieties showing resistance to water stress। अब ये जो हाइब्रिड ब्रीडिंग है यानी हाइब्रिडाइजेशन है, इस हाइब्रिड ब्रीडिंग के जरिए जो कई हाई यील्डिंग वैरायटीज़, अच्छी उपज, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटीज़ और वाटर स्ट्रेस के लिए भी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का विकास हुआ है। ओके, तो इन हाइब्रिड ब्रीडिंग के जरिए ही वाटर स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ डेवलप हुई हैं, डेवलप की गई हैं। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ a very important topic and very new topic, that is single cell proteins। guys, इसको ध्यान से समझिएगा। सिंगल सेल प्रोटीन्स या इसको शॉर्ट में बोलते हैं SCP। कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सीरियल्स, pulses, vegetables and fruits have not been able to fulfill the demands of the population। यानी जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं फॉर प्रोवाइडिंग सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो इनके द्वारा जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की ज़रूरतों को, उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जा सका है कन्वेंशनल मेथड्स के द्वारा, जो कि फलों के लिए, सब्जियों के लिए, अनाज या दालों वगैरह के लिए जो पब्लिक की डिमांड है, जो पॉपुलेशन की डिमांड होती है, उसको पूरा नहीं कर पाए जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं। ठीक है, अब कन्वेंशनल मेथड्स की वजह से जो पॉपुलेशन डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स like spirulina are being used। तो इससे ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं जैसे स्पायरुलाइना, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है बाय ह्यूमंस एज फूड एंड आर ग्रोन एंड प्रोसेस्ड एट कमर्शियल स्केल। और इसीलिए फल, सब्जी, अनाज, दालें, जब इन सब की आपूर्ति नहीं हो पाई, जब पब्लिक की या पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए हमारे कन्वेंशनल मेथड्स, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं जैसे कि स्पायरुलाइना, इन माइक्रो ऑर्गेनिम्स को, स्पायरुलाइना जैसा को ह्यूमन बींग्स एक बड़ी मात्रा में फूड के तौर पर, भोजन के रूप में इसको कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इनको एक बड़े कमर्शियल स्केल पर भी प्रोसेस और ग्रो किया जाता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन में बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्पायरुलिना जैसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो हैं, इनको ग्रो करना, इनकी प्रोसेसिंग कराना कमर्शियल लेवल पर, ताकि पब्लिक की फूड रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो ये सिंगल सेल प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली। नाउ एडवांटेजेस क्या है, SCP के एडवांटेज देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिम्स लाइक सिंगल सेल्ड स्पायरुलाइना एंड मैनी सच ऑर्गेनिज्म्स, एक तो सिंगल सेल स्पायरुलाइना और दूसरे कई और प्रकार के ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं, आर बीइंग यूज्ड एज फूड। तो ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है और प्रोटीन इनमें पाई जाती है, इसीलिए सिंगल सेल प्रोटीन स्पायरुलाइना जैसे माइक्रोब्स को बोलते हैं। तो इनको फूड के रूप में, भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, which are rich in proteins and are called single cell proteins यानी SCPs। तो स्पायरुलाइना जैसे सिंगल सेल जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, इनको फूड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए इनको सिंगल सेल प्रोटीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। नाउ दीज ऑर्गेनिम्स कैन बी ग्रोन, अब ये ऑर्गेनिम्स उगाए जा सकते हैं, कैन बी ग्रोन ऑन चीपर मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, एनिमल मैन्योर
containing carbohydrates, then straw, molasses, sewage, and this also reduces pollution. और इन सिंगल सेल प्रोटीन्स की एक और ख़ास बात है कि इनको काफ़ी सस्ते मटेरियल्स पर, काफ़ी सस्ते जो मटेरियल्स हैं उन पर भी इनको ग्रो किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। जैसे कि वेस्ट वाटर है, रिलीज फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स। पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स से जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है, यानी ऑब्वियसली जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उन वेस्ट वाटर के ऊपर इसको ग्रो किया जा सकता है, ऐसे स्पाइरुलिनास माइक्रोब्स को। साथ ही साथ जो एनिमल मैन्योर है कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, ऐसा एनिमल मैन्योर जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता हो, उसके ऊपर इसको हम ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही साथ भूसे के ऊपर, मोलेसिस के ऊपर, यहाँ तक कि सीवेज के ऊपर भी इन माइक्रो ऑर्गेनिम्स को, इन स्पाइरुलिना जैसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को ग्रो किया जा सकता है। और इससे पॉल्यूशन भी काफ़ी कम हो जाता है, यानी सिंगल सेल प्रोटीन्स पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है, और इसीलिए दे आर यूज्ड एज फूड बाय सेवरल ह्यूमन बींग्स। ओके, नाउ आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द बैक्टीरियम मिथाइलोफिल्स, मिथाइलोट्रोपस in one day can produce about 25 tons of proteins due to its higher rate of biomass production and growth, whereas a cow of 250 kilogram produces 200 gram of protein per day। देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन किया गया है कि कुछ बैक्टीरियम जिसका नाम जैसे मिथाइलोफिल्स, मिथाइलोट्रोपस, इन बैक्टीरियम के अगर हम 250 ग्राम की अमाउंट लेते हैं केवल, ठीक है, मिथाइलोफिल्स और मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरियम का अगर हम केवल 250 ग्राम अमाउंट ले लें, तो ये एक दिन में करीब 25 टन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर सकता है। केवल 250 ग्राम मिथाइलोफिल्स, मिथाइलोट्रोपस नामक बैक्टीरियम एक दिन में 25 टन 25 टन ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ड्यू टू इट्स हायर रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर बायोमास प्रोडक्शन का रेट काफ़ी हाई होता है और इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। और जबकि एक 250 किलोग्राम की जो एक गाय हो, तो वो गाय दिन भर में केवल 200 ग्राम प्रोटीन ही प्रोड्यूस कर पाती है। तो देखा आपने, केवल 250 ग्राम 250 ग्राम के माइक्रोब्स, मिथाइलोफिल्स और मिथाइलोट्रोपस जैसे बैक्टीरियम अपने हायर रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन और हायर रेट ऑफ ग्रोथ की वजह से पर डे 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि 250 किलोग्राम की एक गाय दिन भर में केवल 200 ग्राम प्रोटीन ही प्रोड्यूस कर पाती है। ओके, so guys, this is all for today, and in this chapter now we have only 2 topics left. One is tissue culture and next is somatic hybridization, so that we will see in our next class. Till then, take care of yours and keep studying, keep watching and sharing videos, keep liking also. Thank you. God bless you.